हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन सर। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल पाठ से पाठ नंबर 1 संसाधन एवं विकास। तो सामाजिक विज्ञान का ये भूगोल वाले अध्याय से लिया गया है, इकाई भूगोल से, और पाठ 1 होगा संसाधन एवं विकास। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं पहले उनको देखते हैं और फिर कुछ प्रश्न उत्तर होंगे उनको देखेंगे। आइए बिना देरी के हम इन प्रश्नों को और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट हम पढ़े हैं कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जीवमंडल से जितने भी संसाधन प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। तीसरा देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो जितने भी निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन होंगे वो कहलाएंगे अजैव संसाधन। अगला पॉइंट देखते हैं, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिन्हें एक बार यूज करने के बाद उसको फिर से दोबारा यूज करने के लिए तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में फ़र्क इतना है कि जिनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं वो नवीकरणीय होंगे और जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय होंगे। अगला देखते हैं, निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो जितने भी निजी स्वामित्व वाले होंगे वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे बैंक हो गया और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हो गए, तो ये सभी क्या हैं? समुदाय के सभी लोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। तो जितने भी व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन होंगे उनको राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। तो ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? संभावी संसाधन कहलाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। कोई भी ऐसे संसाधन को लीजिए जिनकी गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है। जैसे बाइक ले लिया जाए तो उसकी गुणवत्ता क्या है, कितने की एवरेज देगी, क्या कैसे चलेगा, तो वो एक निर्धारित हो चुकी है। तो ये क्या कहलाएंगे? विकसित संसाधन कहलाएंगे। आगे देखते हैं, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुँच के बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सतत पोषणीय विकास।
तो सतत पोषणीय विकास क्या है? दिया गया कि इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। तो ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास कहेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है कि ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, तो वो कहलाएगा संसाधन नियोजन। आगे दिया गया संसाधन संरक्षण। संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, तो इस तरीके से प्रयोग करना क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भूमि निम्नीकरण। तो विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य ना रह पाना क्या कहलाएगा? भूमि निम्नीकरण कहलाएगा। तो जितने भी प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलाप होंगे और उन क्रियाकलापों के द्वारा यदि मृदा कृषि के योग्य ना रह पाए, तो ऐसे हम क्रियाकलापों को क्या कहेंगे? भूमि निम्नीकरण। आगे देखते हैं, निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो देखते हैं, वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, उसे क्या कहेंगे? निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहेंगे। आगे दिए गए, कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में परती भूमि को जोड़ना, तो वो क्या कहलाएगा? कुल बोया गया क्षेत्र। परती भूमि क्या है? तो देखते हैं, दिया गया है अगले पॉइंट में, परती भूमि वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे? परती भूमि कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, बंजर भूमि। तो वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी या रेतीली अथवा दलदली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बंजर भूमि कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह सूखी हो, कैसी हो सकती है? पहाड़ी हो सकती है, रेतीली हो सकती है अथवा दलदली हो सकती है। ये सभी भूमि क्या कहलाएंगे? बंजर भूमि कहलाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, लैटेराइट मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा लैटेराइट मृदा कहलाती है। मृदा अपरदन क्या है? तो आइए देखते हैं, मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना यानी हट जाना, या मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे बारिश से मृदा अपरदन होता है, हवा के तेज चलने से मृदा अपरदन होता है, बाढ़, भूकंप आदि के द्वारा मृदा अपरदन होता है। आइए देखते हैं, उत्खात भूमि क्या है? तो प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके विकल्प के साथ उनका आंसर भी देखते हैं। अभ्यास दिया गया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय योग्य है या प्रवाह है या जैव है या अनवीकरणीय योग्य है? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य प्रकार का संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो देखते हैं, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय? तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी की ओर, अजैव। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो अजैव प्रकार का संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो दिया गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण, अभी बताया था ना, निम्नीकरण का मतलब कि वहाँ से मिट्टी का कट जाना। तो देखते हैं, गहन खेती, दूसरा दिया गया है अधिक सिंचाई, तीसरा दिया गया है वनोन्मूलन और चौथा दिया गया अति पशुचारण। तो इसका उत्तर जाएगा किसकी ओर? तो उत्तर जाएगा इसका विकल्प नंबर देखते हैं बी की ओर, अधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से
किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी, सीढ़ीदार को हम क्या कहते हैं, सोपानी भी कहते हैं, खेती की जाती है? तो कौन सा ऐसा प्रांत है जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, या हरियाणा, या उत्तरांचल। तो आइए देखते हैं, इसका विकल्प जाएगा विकल्प नंबर डी की ओर, उत्तरांचल। तो विकल्प क्या होगा, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तरांचल कहें तो उत्तराखंड भी हो सकता है, उत्तराखंड भी वहीं पर आता है उत्तरांचल में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो बताना हमें क्या है कि निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में। तो इसका विकल्प नंबर जाएगा सी की ओर, उत्तर गुजरात में, सॉरी, विकल्प नंबर सी गुजरात जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय, और उनके प्रश्न को उत्तर हमें 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 3 राज्यों के नाम बताएं काली मृदा पाई जाती है, यानी 3 राज्यों के नाम बताना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है वहाँ मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर दिया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इस पर ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट के जो नदी डेल्टाएँ हैं वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इस पर मुख्य रूप से फसल कौन सी उगाई जाती है? तो यहाँ पर कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो यहाँ बताया गया है कि उत्तर देखते हैं, चूँकि ज़्यादातर जलोढ़ मृदाएँ पोटाश, फास्फोरस एवं चूने से निर्मित होती हैं, अतः ये बहुत उपजाऊ होती हैं। तो जो भी पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर मृदा पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? जलोढ़ मृदाएँ होती हैं, और इनमें पोटाश, फास्फोरस एवं चूने का पत्थर मिला हुआ रहता है। आइए देखते हैं, इनमें दिया गया है कि इस मृदा में रेत, सिल्ट व मृत्तिका अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं, और बहुत उपजाऊ होने के कारण इन मृदाओं पर सामान्यतः गहन कृषि की होती है। तो गहन कृषि किसकी होती है? तो गहन कृषि की खेती यहाँ पर की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका आंसर जाएगा, देखते हैं। आंसर दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपक्षय की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला दिया गया है, ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलने से ढाल की गति कम होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में समोच्च जुताई को प्राथमिकता दी जाए। बी नंबर दिया गया, ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। और सी नंबर, फसलों के मध्य में घास की पट्टियाँ उगाकर भी मृदा अपक्षय कम किया जा सकता है, जिसे पट्टी कृषि कहते हैं। तो इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन या मृदा अपक्षय को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, जैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो बताया गया है जैव संसाधन क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। इसका उत्तर होगा जैव संसाधन वह संसाधन जो जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें जीवन यापन पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जीवन भी पाया जाता है, जैसे मानव, वनस्पति जगत, मत्स्य जीवन आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होंगे? आइए देखते हैं। ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल हो गया, पवन हो गया, जीवाश्म ईंधन आदि। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हम बताएंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसे 2 पार्ट में करके हम बताएंगे। तो ये प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न दिया गया है तीसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। और प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। और वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में
महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो उत्तर दिया गया है, भारत में भूमि इस्तेमाल का निम्नलिखित प्रारूप पाया जाता है। नंबर ए दिया गया है, भारत के कुल सूचित इलाकों के लिए केवल 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। यदि देखा जाए तो बोए गए इलाकों में बताया गया है कि 0% भी सामान्यतया विभिन्न राज्यों में इलाके प्रतिशत भी सामान्यतया विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में जहां 80% भूमि पर खेती की जाती है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम जैसे राज्यों में मात्र 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। आगे बी नंबर दिया गया है कि भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भू प्रयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी भूमि पर खेती की जा सकती है केवल 93% भाग पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? तो उत्तर देखते हैं, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के चलते संसाधनों का अति इस्तेमाल हुआ है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण दिया गया है नंबर ए कि आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका अति दोहन होता है। बी नंबर दिया गया है, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती हैं और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आइए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर दिया गया है कि चूंकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में अंतः संबंधित है, अतः इसके फलस्वरूप संसाधनों का अति इस्तेमाल होता है। तो कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उन अतिरिक्त प्रश्नों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए और लगे कि नहीं ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनकी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।